मेरा नाम रवि है और मैं एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी बीबी अर्चना, जो कि बेहद खूबसूरत और हसीन थी, अब मेरी बीबी अम्मा बनने वाली थी। ये हमारे लाइफ का एक बेहद खुशी का पल था। अर्चना का 6वां महीना चल रहा था और हम दोनों लोग अपने आने वाले बेबी को लेकर बेहद खुश थे। इसी बीच मेरी लाइफ में एक बदलाव आया। मेरी जॉब का ट्रांसफर का आदेश आ गया। मुझको लखनऊ शहर में भेज दिया गया और इस पल ने हमारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी। अर्चना की कंडीशन और उसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी। तभी मुझको एहसास हुआ कि इस समय अर्चना को बिल्कुल अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अर्चना की हर पल देखभाल करना था। इस मुसीबत का समाधान खोजने के लिए मैंने अपने सास ससुर को बुलाया। मैंने उनको पूरी स्थिति बहुत अच्छे से समझाया और उन लोगों को ये बताया कि मुझको लखनऊ शहर में भेज दिया गया है, जहां फिलहाल मैं अर्चना की अच्छे से देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने सास ससुर से विनती किया कि वे अर्चना को अपने साथ ले जाएं, ताकि अर्चना आप लोगों के साथ आराम से रह सके। अर्चना के मम्मी पिताजी ने मेरी बात अच्छे से समझा और मेरे सास ससुर ने अर्चना को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया, क्नॉइस, ताकि अर्चना प्रेगनेंसी के इस समय में बिना किसी दिक्कत के रह सके, क्योंकि मुझको विश्वास था कि मेरी बीवी अर्चना अपने परिवार के बीच सुरक्षित और खुश रहेंगी। जब मेरी पत्नी अर्चना मायके चली गई तो मेरे लिए घर में अकेले रहना एक मुसीबत बन गया था, क्योंकि अब मुझको सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरी जॉब काफी बिजी वाली थी। मैं इन सब कामों को लेकर मैं थोड़ा उदास था। हालांकि मेरी जॉब में हाल ही में मुझको ऊंचे पद पर पोस्ट कर दिया गया था और मेरी तनख्वाह भी काफी बढ़ गई थी। इस वजह से मैंने सोचा कि अब अच्छी लाइफ के लिए एक नए फ्लैट में शिफ्ट करना सही रहेगा। जहां लखनऊ में मेरा ट्रांसफर हुआ, वहां मेरी मौसी और उनकी बेटी टीना भी रहती थी। कुछ समय पहले मेरे मौसा जी का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था और इस वजह से मेरी मौसी और उनकी बेटी टीना बिल्कुल अकेले रह रही थी। जब मौसी को पता चला कि करण का ट्रांसफर यहाँ लखनऊ में हो गया है, तो एक दिन मौसी जी मुझसे मिलने मेरे फ्लैट पर आई। जब मौसी आई तो उन्होंने बड़ी खुशी से मुझसे पूछा, रवि, तुम्हारी बीवी कहाँ पर है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई? मैंने अपनी मौसी को समझाते हुए बताया, मौसी, अर्चना का 5वां महीना चल रहा है और इस हालत में अर्चना अकेला छोड़ना सही नहीं था। इसीलिए मैंने अर्चना को उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया है, जहां अर्चना के मम्मी पिताजी उसकी ठीक से देखभाल कर सके। मौसी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, रवि, अब तुम अकेले हो तो घर का काम और खाना बनाना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मैंने सोचा कि काम का दबाव पहले से ही बहुत ज्यादा है। मैंने मौसी से कहा, मौसी, मैं सोचता हूँ कि कोई काम करने के लिए नौकरानी रख लूं। इससे मुझको घर के काम करने में काफी हेल्प होगी। तभी मेरी मौसी ने तुरंत जवाब दिया, करण, नौकरानी रखने के लिए चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी बीवी वापस नहीं आती, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। करण, तुमको किसी भी काम को करने के लिए नौकरानी रखने की जरूरत नहीं होगी। मौसी की इस बात को सुनकर मैं थोड़ा राहत महसूस करने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मौसी मेरी हेल्प करेंगी तो मुझको अपने काम और घरेलू जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बिठाने में आसानी होगी। साथ ही मैंने तय किया कि मौसी को उनके समय और मेहनत के लिए कुछ रुपए भी दे दूंगा, ताकि मौसी को भी ये महसूस हो कि उनकी मैं इज्जत करता हूँ। अगले दिन जब मैं सुबह में अपनी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहा था, मेरी मौसी ने मुझको एक खबर दी। उन्होंने बताया, करण, मुझको कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी के पास जाना होगा। मम्मी काफी दिनों से बीमार है और उनको मेरी सख्त जरूरत है। करण, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, लेकिन फिलहाल अभी मुझको जाना पड़ेगा। मैंने मौसी की मजबूरी को समझा और कहा, मौसी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अपने घर की देखभाल सबसे पहले है, मैं यहाँ देख लूंगा। मौसी ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा, करण, तुमको घर और काम के बीच दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने पूनम को तुम्हारी हेल्प के लिए भेजने का फैसला किया है। पूनम तुम्हारे लिए खाना बनाएगी और घर के कामों में हेल्प करेगी। पूनम मेरे मौसा के गुजर जाने के बाद से अपनी मम्मी जी के साथ ही रहती थी। मैंने मौसी की बात मान ली और कहा, ठीक है मौसी, इससे मुझको भी काफी सुकून मिलेगा। उस दिन मंगलवार था और मैं घर पर ही रेस्ट कर रहा था। सुबह देर तक सोने के बाद मैंने अपने लिए कॉफी बनाई
और अपने रूम में बैठकर बैंक का कुछ काम करने लगा। तभी 1 बजे के करीब अचानक गेट की बैल बजी। मैं सोचने लगा कि इस समय कौन हो सकता है। गेट की ओर बढ़ते हुए मैंने जैसे ही गेट खोला तो मेरी आंखें कुछ समय के लिए खुली की खुली रह गई। सामने खड़ी जो लड़की बेहद सुंदर और जवान थी और उसका सौंदर्य मैं देखता ही रह गया। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मैंने उसको कुछ मिनट के लिए घूमता रहा और थोड़ा झिझकते हुए उसके पास गया, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि पूनम इतनी ज्यादा सुंदर और हसीन होगी। पूनम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, रवि भैया, मैं पूनम हूं। मेरी मम्मी ने मुझको आपको यहां भेजा है ताकि मैं आपकी कुछ काम में हेल्प कर सकूं। पूनम की आवाज में एक मधुरपन और आत्मविश्वास था। मैं एकदम अपने होश होश में आया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पूनम अंदर आओ। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई, तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम आने वाली हो। पूनम ने अंदर आते हुए कहा है, मम्मी ने कहा था कि आपको घर और बैंक के काम में समस्या हो रही थी, तो मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगी। मैंने पूनम को बैठने के लिए कहा और कॉफी का ऑफर किया। पूनम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं करण भैया, पहले मुझको बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है, मैं आज आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। पूनम की बात सुनकर मैं थोड़ा मन में मुस्कुराया और मैंने महसूस किया ये पूनम के आने से मेरा घर का मिजाज थोड़ा बदलने वाला है। मैंने और कुछ नहीं कहा। पूनम ने घर का काम करना शुरू कर दिया। पूनम बड़े आराम से सारे काम अच्छे से कर रही थी। मैं पूनम की खूबसूरती को चुपचाप निहार रहा था। पूनम की हर एक बात में एक अलग ही खिंचाव था। पूनम का रूप इतना ज्यादा प्रभावशाली था कि मैं पूनम से अपनी निगाहें हटा ही नहीं पा रहा था। मुझको लगने लगा कि मैंने अपनी पत्नी अर्चना से भी ज्यादा सुंदर लड़की शायद कभी नहीं देखी। ये विचार मेरे मन में बार बार आ रहा था और मैं खुद पर थोड़ा आश्चर्य था। मैं सोचने लगी, इतनी सुंदर लड़की और फिर भी उसको यहाँ मेरे लिए काम करना पड़ रहा है मुझको। इस बात पर भी बहुत ज्यादा गुस्से आ रहा था कि मेरी मौसी ने पूनम को इस तरह से काम करने के लिए मेरे यहाँ भेज दिया। पूनम ने हल्के और शॉर्ट स्लीव कपड़े पहने थे जो शायद घर में काम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि क्या किसी लड़की के माता पिता अपनी लड़की को ऐसे कपड़े पहनने देते हैं। इसके अलावा मैं ये भी सोचने लगा कि पूनम की उम्र विवाह करने के लायक हो गई है, लेकिन मौसी ने अब तक पूनम का विवाह क्यों नहीं किया, कि ये प्रश्न मेरे मन में बार बार उठ रहा था। और आखिरकार मैंने पूनम से सीधे पूछने का फैसला किया। जब पूनम रसोई में काम कर रही थी तो मैंने धीरे से पूछा, पूनम तुमने अभी तक अपना विवाह क्यों नहीं किया? थोड़ा रुककर मेरी ओर देखा और पूनम के फेस पर हल्की चिंता साफ दिखाई देने लगी। पूनम बोली, रवि भैया, पिताजी के निधन के बाद से मम्मी के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उन्होंने मुझको अकेले ही संभालना है। इस बीच मेरा विवाह करने के हालात दोनों ही नहीं थे। पूनम की आवाज में एक उदासी और दर्द था। ये सुनकर मुझको थोड़ा महसूस हुआ कि पूनम की लाइफ में कितनी दिक्कतें आई होंगी। मैंने पूनम को समझाते हुए कहा, यह सच है कि मौसी ने अकेले ही ये सब कुछ संभालना है, लेकिन पूनम तुम इतनी सुंदर और जवान हो, तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता आसानी से मिल सकता है। मौसी को तुम्हारे बारे में भी सोचना चाहिए। पूनम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मम्मी ने मेरे विवाह के बारे में सोचा जरूर है, लेकिन अभी तक मुझको ऐसा कोई लड़का नहीं मिला जिसको मम्मी और मैं दोनों देख कर हाँ कर सके। पूनम की बात सुनकर मुझको उसकी कंडीशन और अधिक समझ में आने लगी। फिर मैंने महसूस किया कि पूनम सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि पूनम को अपने फैमिली के प्रति बेहद जिम्मेदारी भी थी। अब पूनम डेली मेरे घर आने लगी। शुरुआत में पूनम अपने काम में पूरी तरह बिजी रहती थी और अपने काम को बड़ी ईमानदारी और लगन से निभा रही थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने खुद ही महसूस किया कि पूनम के बर्ताव में धीरे धीरे चेंजपन आने लगा है। पूनम अब अपने काम को बहुत लगन से करने लगी थी और पूनम हर छोटी से छोटी बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखती और मेरे लिए हर चीज को बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करती। एक दिन जब हम बैठकर बातें कर रहे थे, पूनम ने अचानक मुझसे मेरी बीवी अर्चना के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पूनम ने मेरी पत्नी की आदतों, पसंद नापसंद और हमारे रिश्ते के बारे में अच्छे से जानना चाहा। ये सब देखकर थोड़ा चौंक गया था, लेकिन मैंने पूनम को सब कुछ बता दिया। मैंने सोचा शायद पूनम नॉर्मल चीजों के लिए पूछ रही है। मैंने पूनम को बताया
कि मेरी बीवी अर्चना कुछ महीनों तक यहाँ नहीं आएगी तो पूनम बड़ी खुशी से मुस्कुरा दी। उसकी खुशी ने मुझे थोड़ा बेचैन कर दिया। मैंने सोचा कि ये एक साधारण प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे पूनम का बर्ताव और ज्यादा अलग सा होने लगा। अब पूनम मेरे लिए हर रोज टेस्टी खाना बनाने लगी। वो हर बार मेरे लिए कुछ नया बनाने की कोशिश करती और ये सुनिश्चित करती कि वो खाना मेरी ही पसंद का हो। शुरुआत में मैंने सोचा कि ये पूनम का काम है और वो इसको अपनी जिम्मेदारी के साथ अच्छे से निभा रही है, लेकिन फिर मैंने देखा कि पूनम सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं थी। पूनम ने तो मेरे पसंद के ड्रेस पहनना भी शुरू कर दिया। मुझको ये देखकर कुछ अटपटा सा लगने लगा। मैंने एक दिन पूनम से कहा, पूनम तुमको जो काम करने के लिए कहा गया है बस वही करो और कुछ भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूनम पर मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ। पूनम मेरी बात सुनने की बजाय अपने तरीके से काम करती रही। धीरे धीरे पूनम ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसे पूनम मेरी ही वाइफ हो। वो मेरे लिए सारी चीजें अच्छे से करती, मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े निकाल कर रखती और यहाँ तक कि मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखने लगी। पूनम के इस बर्ताव ने मुझको सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर पूनम ऐसा क्यों कर रही है। पूनम की हरकतों में कुछ अलग तरह का मिजाज दिख रहा था जो मुझको दिक्कत करने वाला लग रहा था। पूनम को मेरे घर आए 20 दिन हो गए थे। मैंने पूछा, सुरभि मौसी कब आएंगी? तो पूनम ने कहा, रवि, जब तक दादू की तबीयत अभी ठीक नहीं है इसलिए मम्मी जी अभी कुछ दिन गांव में रहेंगी। पूनम का यह कहना मुझको बहुत सही लगा और मैंने कहा, ठीक है। अब पूनम के पहनावे में भी एक बड़ा बदलाव आने लगा था। पूनम अच्छी ड्रेस पहनने लगी थी। ड्रेस में पूनम का सौंदर्य और भी निखर जाता था। अब किसी परी जैसी लगती थी पूनम की आदत, उसकी मुस्कुराहट और ड्रेस में उसकी सुंदरता ने जैसे पूरे माहौल को बदल कर रख दिया था। पूनम अपने बालों में फूलों का गजरा भी लगाने लगी थी। पूनम के गजरे की मीठी महक पूरे कमरे में फैल जाती और जब पूनम मेरे नजदीक से गुजरती तो पूनम की अर्चना मेरे मन को मोह लेती। हर बार जब मैं पूनम को ड्रेस में देखता तो अचानक ही मेरी वाइट अर्चना की यादें मेरे मन में उभरने लगती। मुझको ऐसा लगने लगा कि पूनम ये सब जानबूझकर मेरी वाइट अर्चना की तरह बनने की कोशिश कर रही थी। पूनम ने मेरी वैड के बारे में मुझसे जो कुछ सुना था पर शायद उसी के आधार पर खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। पूनम की हरकतें और पहनावा धीरे धीरे इस ओर इशारा कर रहे थे। जब भी मैं पूनम को इस गेटअप में देखता तो मेरी पत्नी अर्चना की बहुत याद आती। तभी एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में पैदा हो जाती। मुझको ऐसा लगता कि मैं पूनम के गले लग जाऊं और कुछ पल को अपने साथ रोक लूं। नॉइस पूनम का ये बदलता बर्ताव और अंदाज मुझको और भी दिक्कत में डाल रहा था। पूनम कभी मेरी बीवी अर्चना की तरह नजर आती तो कभी पूरी तरह से अलग रूप में दिखती। ये मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि पूनम ऐसा सब क्यों कर रही है और पूनम के इन बदलावों के पीछे उसकी क्या बात हो सकती है। अब मैंने पूनम से कहा, आगे से तुम फुल कपड़े पहनना, शार्ट कपड़े अब मत पहनना, क्योंकि शार्ट कपड़ों में तुम्हें देखकर मुझको कुछ बेचैनी सी होती है। एक तो घर में अकेला आदमी हूँ और पूनम सुंदर और हसीन है। अगर मेरे सामने कोई सुंदर और जवान लड़की बार बार शार्ट कपड़ों में आ रही हो तो कोई भी आदमी आकर्षित हो सकता है, लेकिन पूनम एक लड़की होते हुए भी बिल्कुल भी मुझसे नहीं शर्माती थी। फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरे पूरे लाइफ को बदल कर रख दिया कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उस दिन पूनम ने हमेशा की तरह सारे घर का अच्छे से कर लिया और घर जाने की तैयारी कर रही थी। नॉइस लेकिन तभी अचानक काफी जोर की बारिश हवा के साथ होना शुरू हो गई। आसमान में जोर की बिजली कड़कड़ा रही थी और तूफान इतना तेज था कि घर से बाहर निकलना मुश्किल सा लग रहा था। पूनम चुपचाप खड़ी विंडो से बाहर का नजारा देख रही थी। मैंने पूनम की उदासी भांप ली और कहा, पूनम, इतनी जोर की बारिश में तुम बाहर कैसे जाओगे? मौसी भी अभी गांव गई हुई है और तुम्हारे घर पर अभी कोई नहीं है। तुम बारिश में अकेली घर पर क्या करोगी? यही रुक जाओ। सुबह चली जाना पहले तो पूनम थोड़ा सोचने लगी, लेकिन फिर पूनम ने मेरी बात मान ली। पूनम बोली, ठीक है रवि भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आज रात यही रुक जाती हूँ। पूनम ने उस रात मेरे लिए खाना बनाया और हम दोनों ने साथ बैठकर खाना भी खाया।
ये अब पहली बार था जब पूनम और मैंने एक साथ इतने आराम से वक्त बिताया। खाना खाने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और मूवी देखने लगा। मैंने पूनम से कहा, तुम लॉबी में सोफे पर आराम से सो जाओ। पूनम दिन भर घर के काम की वजह से बहुत ज्यादा थक जाती थी। पूनम ने कुछ देर तक इधर उधर की चीजें ठीक की और फिर सोफे पर आराम से लेट गई। ज्यादा थका होने के कारण पूनम कुछ ही देर में काफी गहरी नींद में सो गई। मैं अपने रूम में मूवी देखता रहा। रात के लगभग 1 बज गए थे। अचानक मुझको बहुत जोर की प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए रसोई में गया। रसोई से लौटते समय मेरी नजर पूनम पर पड़ी। पूनम सोफे पर बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी और रात की हल्की रोशनी में पूनम का चेहरा बहुत ही चमक रहा था और बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। पूनम के खुले बाल उसके गालों पर गिर रहे थे और विंडो से आती ठंडी हवा रूम को और भी मनमोहक बना रही थी। पूनम नींद में बार बार अपने बालों को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाल फिर से पूनम के चेहरे पर आ जाते। पूनम की छोटी सी हरकत और उसकी मासूमियत ने मुझको अंदर तक छू लिया। जब मैंने पूनम को सोते हुए देखा तो मैं पूनम की ओर और खींचने लगा। धीरे धीरे मैं पूनम के पास पहुंच गया और नीचे बैठ गया। मैंने पूनम के गाल पर पड़े बालों को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कड़ा उठी और पूनम एकदम से डर गई और मुझको मजबूती से पकड़ लिया। पूनम नींद में थी, लेकिन मेरा स्पर्श पाकर पूनम एकदम से जाग गई। पूनम का यह स्पर्श मुझको बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था और मैंने भी उसको गले लगा लिया। पूनम और भी ज्यादा मुझसे लिपट गई। हम दोनों ने एक दूसरे के गले लगकर खुद को भूलना शुरू कर दिया था। कुछ देर के बाद बारिश धीमी हो गई और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। अगली सुबह तक जब मेरी आंख खुली तो मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि इस कंडीशन में मुझको क्या करना चाहिए। मैंने जल्दी से पूनम को अपने पास से हटा दिया और अपने रूम में चला गया। मेरे मन में मेरी वाइफ अर्चना का चेहरा घूम रहा था। अगर उसको ये सब पता चला तो वो मुझको डिवोर्स दे देगी और मुझको अपने आने वाले बेटे का भी खोने का डर था। मैं बैठकर बार बार सोच रहा था कि अगर हमारे घर वालों को ये पता चला तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन लोगों की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इन बातों ने मेरे सिर में दर्द कर दिया था। मैं पूरी तरह से चिंतित था और मेरे दिमाग में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। तभी अचानक मेरे रूम का गेट हल्के से खुला। मैंने देखा असुरभि अंदर आ रही थी। सुरभि अभी बाथरूम से नहाकर आ चुकी थी और पूनम के चेहरे पर हल्की सी लज्जा का भाव था। पूनम ने धीरे से अपना सर झुकाया और कहा, रवि, रात को जो कुछ भी हुआ मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकती। पूनम की ये बात सुनकर मैं घबरा गया। मेरे मन में डर का भाव जाग गया और मैंने तुरंत कहा, पूनम, मुझको माफ कर दो, तो शायद मुझसे कोई गलती हुई हो। लेकिन पूनम ने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहा, रुको रवि, तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। गलती तुम्हारी नहीं, मेरी थी। ये सुनकर मैं और भी एकदम से चौंक गया। पूनम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, रवि, जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं मैंने देखा है कि रवि, तुमने मुझको कभी वैसी नजरों से नहीं देखा और यही बात मुझको रवि तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी। पूनम ने मुझसे कहा, रवि, तुमने मुझको शार्ट कपड़े पहनने से मना किया और फुल पड़ने पहनने के लिए कहा। ये काम मेरी मम्मी को कहना चाहिए था। रवि, तुम कितने अच्छे हो। पूनम थोड़ी देर बाद फिर बोली, रवि, मैं तुम्हारे साथ एक ही घर में थी। मैं तुम्हारी मौसी की बेटी हूं और फिर भी रवि, तुमने कभी मेरे साथ गलत करने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ की किस्मत से जलने लगी थी। पूनम की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। पूनम ने जोर की सांस लेते हुए कहा, करण, मुझको तुम्हारी पत्नी अर्चना की किस्मत से बहुत ज्यादा चीर हो रही थी, क्योंकि तुम्हारे जैसा अच्छा और समझदार आदमी उसको मिला है। इसीलिए मैंने तुम्हारी वाइफ अर्चना के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की और उसी की तरह बर्ताव करने लगी। पूनम ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, करण, मैंने ड्रेस पहनना शुरू किया, फूलों वाला गजरा लगाया, ये सब तुमको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया। लेकिन फिर भी करण, तुमने मेरी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करण, तुमने हर बार अपनी मर्यादाएं बनाए रखी। पूनम के चेहरे पर हल्की सी हंसी और आंखों में अपनापन था। पूनम ने कहा, सच कहूं रवि, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा इतना अच्छा आदमी नहीं देखा। रवि, तुमने मुझको ये सिखाया कि अच्छे इंसान वही होते हैं जो हर स्थिति में अपने नियत को डगमगाए नहीं।
पूनम की सारी बातें सुनने के बाद मैं गहरी सोच में डूब गया। पूनम की बातों ने मेरे मन में कई भावनाओं पैदा कर दी थी। सुबह का वक्त था। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बृजमोहन जी भी अब समझ गए थे कि रणवीर ओबेरॉय बिना वजह का किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। अभी भी रूहान की याददाश्त वापस नहीं आई थी, पर आरुषि रूहान का सामना नहीं कर पा रही थी। आरुषि रूहान के तरफ अभी भी ध्यान दिया करती थी। अम्मा रूहान को काफ़ी ज़्यादा ही देखभाल किया करती थी, क्योंकि रूहान को अभी केयर की ज़रूरत थी। उसके लिए अभी नर्स भी घर पर रखा गया था, ताकि उसकी देखभाल में कोई कमी ना हो सके और वह जल्दी से रिकवर हो जाए। डॉक्टर भी बीच बीच में आकर के उसका चेकअप किया करते थे। बृजमोहन जी की सर्जरी सफल हो चुकी थी और वह अच्छे थे। शुभ कहने लगा, दीदी आज मुझे स्कूल नहीं जाना है। यह सुनकर आरुषि कहने लगी, तो फिर क्या करना है? वीडियो गेम खेलना है क्या? चलो जल्दी से नाश्ता करो और स्कूल जाओ। कोई बहाना नहीं चलेगा और मैं कोई भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। इतना सुनकर के शुभ बड़े ही प्यार से नखरे दिखाते हुए कहने लगा, प्लीज़ दीदी मुझे नहीं जाना है ना। आज देखो ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तभी रणवीर कहने लगा, चैंपियन ऐसी बातें नहीं करते हैं। बोलो कि मैं बिल्कुल सही हूँ। भले ही तुम स्कूल ना जाओ, बट झूठ नहीं बोलते। यह सब बहाने मत बनाओ। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। घूमने के नाम पर रूहान कहने लगा, तो फिर पक्का मैं भी चलूँगा। रणवीर यह सुनकर के कहने लगा, नहीं तुम्हें घर पर रहना है और आराम करना है। अभी तुम्हें डॉक्टर ने कहा है आराम करने को। तुम जब सही हो जाओगे तब हम सब लोग घूमने चलेंगे। अभी छोटा चैंपियन जाएगा। बृजमोहन जी इस वक्त रणवीर को ही देख रहे थे, क्योंकि रणवीर में काफ़ी चेंज हो चुका था। आरुषि सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। उसने जब रूहान के पास लेकर गई तो रूहान आरुषि को बड़े ध्यान से देखने लगा, जैसे कि उसे पहले भी देख चुका है। और वह कहने लगा, आप कौन हैं? आपको तो मैंने पहले कभी इस घर में नहीं देखा। आरुषि कुछ बोलती उससे पहले ही रणवीर कहने लगा, रूहान यह तेरी भाभी है। रूहान फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई आप शादी कब कर लिए और मुझे बताया भी नहीं। रणवीर स्माइल करते हुए बोला, ऐसे सिचुएशन ही आ गया था कि मुझे स्वीटी से शादी करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करता तो स्वीटी मुसीबत में पड़ जाती और मैं स्वीटी को मुसीबत में नहीं देख सकता हूँ। तुम जब फॉरेन थे, पढ़ाई में बिजी थे, तभी यह सब हुआ। यह सुनकर के रूहान कहने लगा, अच्छा तो यह है हमारी भाभी, बहुत ही खूबसूरत है। भाई क्या हाथ मारा है आपने? यह सुनकर के आरुषि की आंखों में आंसू भर आए। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि रूहान ऐसा कह सकता है। रणवीर भी सोच में पड़ गया। रूहान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आरुषि के बारे में। वह आरुषि की आंखों में आंसू देख चुका था और उसका दिल भी भर आया था, मगर वह कुछ नहीं कहा। वही रूहान फिर से अपने चेयर पर जाकर के बैठ गया और कहने लगा, भाभी मुझे अब आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा, क्योंकि मैं आपका प्यारा सा देवर जो हूँ। आरुषि भरी हुई आंखों के साथ स्माइल करते हुए कहने लगी, हाँ हाँ ज़रूर। बृजमोहन जी भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि रूहान और आरुषि एक दूसरे से प्यार करती हैं। ये बात अभी भी बृजमोहन जी को नहीं पता था। तभी अम्मा कहने लगी, बेटा तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूँ ना। अम्मा उठकर रूहान को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। आरुषि भी शुभ के बगल में बैठ गई, पर वह खा नहीं रही थी। उसे ना खाते हुए देख करके रणवीर कहने लगा, क्या हुआ स्वीटी, खाओ ना। आरुषि होश में आई और वह हाँ में सर हिलाई और थोड़ा बहुत नाश्ता करके वह फ़ौरन से उठ गई और वह अपने कमरे में चली गई। शुभ आज एकदम से जिद किया हुआ था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो बृजमोहन जी उसे लेकर के टहलने निकल गए। आरुषि इस वक्त बहुत परेशान लग रही थी। यह सोच कर के रणवीर कमरे में गया तो देखा कि सच में आरुषि बेड पर बैठकर रो रही है। वह उसके करीब गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, स्वीटी क्या हुआ है? तुम रूहान के बातों को दिल पर नहीं लो, वह थोड़ा ज़्यादा ही नटखट है, कुछ भी बोल देता है। तुम तो अच्छे से जानती हो ना। आरुषि इस वक्त सिसकियाँ लेकर रोए जा रही थी। उसकी सांसें खींच रही थी और उसका फेस पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह फ़ौरन से रणवीर के सीने से जाकर लग गई। आरुषि अपनी बाहों में रणवीर को भर ली और सिसक कर रोने लगी। रणवीर बिल्कुल भी देख नहीं पाया उसे इस तरह से रोते हुए और वह अपने हाथ की मुठ्ठियाँ कस लिया। थोड़ी देर आरुषि उसके सीने से लगी रही, फिर वह रोना कम की। रणवीर उसे
कंधे से पकड़ के कहने लगा, क्या हुआ है स्वीटी, इतना रोना ज़रूरी है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी मेरी स्वीटी रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता है ना। चलो अब स्माइल करो। आरुषि फिर से रोने लगी। यह देख कर के रणवीर अपने आप को रोक नहीं पाया और उसे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, जाना, इतना रोना किस बात के लिए? हाँ, रणवीर इस 10 दिनों में इतना प्यार आरुषि को दिया कि वह रूहान को बोलने लगी थी, पर उसके दिमाग में रूहान अभी भी जिंदा था और वह उसका पहला प्यार जो था, और अब उसके आंखों के सामने उसके खुद के घर में ही रहता था, जिस वजह से आरुषि अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। भले ही रूहान की याददाश्त ख़त्म हो चुकी थी, मगर आरुषि को तो अच्छे से याद था रूहान के साथ एक एक पल बिताया हुआ था। वह कैसे उसको झुठला सकती थी। वह सोच रही थी कि काश मेरी भी रूहान के जैसे ही सारी यादें मिट जाए तो कितना अच्छा होता, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती थी। रणवीर के गले लगे हुए कहने लगी, मैं रूहान को भूल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वह हमेशा मेरी आंखों के सामने है। भले ही रूहान की याददाश्त खोने की वजह से मैं उसे याद नहीं हूँ, मगर मुझे तो उसकी हर एक बात याद है ना। मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मुझे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ। मैं नहीं भूल पाती हूँ रूहान को। यह सुनकर के रणवीर अपनी नज़रें आरुषि की तरफ किया और कहने लगा, स्वीटी, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है और ना ही रूहान की कोई गलती है। यह तो होना लिखा था ना, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। और अब रूहान को कुछ भी याद नहीं है तो तुम उसे याद दिला सकती हो ना। इतना सुनकर आरुषि कहने लगी, मैं कैसे याद दिला सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की, मगर रूहान को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मुझे जो भी करना था मैंने करके देख चुकी, मैं रूहान को सब कुछ बता भी चुकी, फिर भी रूहान। इतना कहते हुए रुक गई। रणवीर उसके करीब गया और उसका हाथ पकड़ के कहने लगा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है जाना। इसी वजह से तो मैंने जानबूझकर सबके सामने रूहान से कहा तुम्हारी भाभी है, वरना मैं आज तक तो यह भी नहीं बताया था कि तुम हो कौन और इस घर में किस हक से रह रही हो। अगर रूहान मुझसे पूछता भी था कि यह कौन है तो मैं कह दिया कि यह कुछ दिनों के लिए आई है रहने के लिए, पर मैंने सच्चाई नहीं बताई थी क्योंकि कहीं रूहान को कोई तकलीफ़ ना हो। पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह कहीं। तभी जय आया और कहने लगा, रणवीर, तुम जो सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत है। रूहान की याददाश्त सच में गई हुई है, वह नाटक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यह सुनकर के रणवीर को अंदर से बहुत ज़्यादा ही तसल्ली हुई, क्योंकि वह आरुषि को खोना नहीं चाहता था। पर आरुषि इन सब चीज़ों से निकल नहीं पा रही थी। रणवीर फ़ौरन से सोचा और बोला, जय, क्यों ना आरुषि को यहाँ से दूसरी जगह रखा जाए। और वह फ़ौरन से आरुषि के करीब गया और कहने लगा, स्वीटी, जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है रूहान के साथ इस घर में रहने में, तो फिर हम मेरे फार्म हाउस चले। शायद तुम इतना गिल्टी फील भी ना करो और अनकंफर्टेबल भी फील ना करो, तुम्हें अच्छा फील होगा। आरुषि तो यह चाहती ही थी कि वह अपने घर चली जाए और रणवीर से यह कहने वाली थी, मगर रणवीर उसका हस्बैंड था, वह तो अपने हस्बैंड के घर ही रहती। रणवीर की यह बात सुनकर के आरुषि कहने लगी, तो क्यों ना मैं अपने घर चली जाऊं। यह सुनकर के रणवीर कहने लगा, नहीं स्वीटी, वह घर तुम्हारे डैड का है और तुम्हारे डैड वहाँ नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे डैड के लिए एक अलग सा घर लिया हूँ, या फिर मैं चाहूँगा कि बृजमोहन जी यहीं रहे और तुम वहाँ रहोगी। अच्छा नहीं है ना, लोग बातें बनाएंगे। तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि हमारा रिश्ता पब्लिकली कितने लोगों के बीच में हाईलाइट है, तो फिर तुम ऐसे रहोगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जाना, तो तुम फार्म हाउस में शिफ्ट हो जाओ, मैं भी वहीं पर रहूँगा और यहाँ पर बस कभी कभी आता रहूँगा। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। इतना कह कर के जय से कहने लगा, जय, मेरा सामान फार्म हाउस में शिफ्ट कर दो। यह सुनकर के जय कहने लगा, ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम भाभी का ख्याल रखना। इतना कहकर जय भी वहाँ से चला गया। रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े हुए उसके बालों को सहलाने लगा और उसके चेहरे पर आए हुए बाल को कान के पीछे किया और उसके ब्लू आंखों में देखते हुए कहने लगा, स्वीटी, तुम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें रूहान के साथ रहना है तो तुम रह सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। मैं तो रूहान का एक्सीडेंट के बारे में सुना
और मैं यह जाना कि तुम रूहान की ही गर्लफ्रेंड हो तो मैं उसी टाइम ही अपना मन बदल लिया था कि मैं रूहान की अमानत को रूहान के हवाले कर दूंगा। मगर फिर रूहान की ऐसी हालत हो गई कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें अब मेरा कोई भी बस नहीं चलने वाला है। अब तुम जो चाहोगी वही होगा। आरुषि रणवीर का हाथ थाम के कहने लगी, अब आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, ऐसा क्यों? और वह यह बात रणवीर की आंखों में देखते हुए कह रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसकी इतनी केयर और प्यार जताया कि रणवीर के लिए आरुषि के दिल में जगह बन गई। वह कहीं ना कहीं रणवीर को चाहने लगी थी, रणवीर को पसंद करने लगी थी, क्योंकि रणवीर उसके लिए बदलने को तैयार था और सब कुछ छोड़ने को भी तैयार था। और रणवीर में काफ़ी बदलाव आ भी चुका था और वह सिर्फ और सिर्फ आरुषि के लिए था। आरुषि कहने लगी, मैं जो भी पूछूं आज आपसे, आप सच सच बताओगे ना? यह सुनकर के रणवीर उसकी ब्लू आंखों में बड़े ही गौर से देखने लगा कि आज आरुषि इतना हक जता के मुझसे कुछ पूछना चाहती है। वह फौरन से कहा, हाँ क्या पूछना है स्वीटी, पूछो ना जो पूछना है, मैं सब चीज़ बताने के लिए तैयार हूँ। इतना सुनकर के आरुषि कहने लगी, उस लड़की का क्या हुआ जिस लड़की को आपने फांसी की सज़ा देने वाले थे? यह बात सुनकर के रणवीर की ब्राउन आंखें पूरी तरह से गुस्से में आ गई। वह पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता था, मगर आरुषि कहाँ चैन से बैठने वाली थी। वह पुरानी बातों को क्लियर किए बिना इस रिश्ते की शुरुआत भी नहीं करना चाहती थी। और रणवीर सोचने लगा, अगर मैं सब कुछ क्लियर नहीं करूँगा तो आरुषि को मैं बहुत गलत लगूँगा। जिस वजह से रणवीर कहने लगा, तुम चलो मेरे साथ, मैं सब कुछ तुम्हें दिखाता हूँ, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। वह आरुषि का सामान अम्मा को बोल दिया पैक करने के लिए और आरुषि को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेकर चला गया। वहीं जहां आरुषि उस रात उस बंगलो में गई हुई थी, जिस बंगलो में आरुषि की आंखें देखकर रणवीर उसका दीवाना हो गया था, आज उसे अपनी पत्नी बना भी लिया था। वह जगह को देख कर के आरुषि हैरान और फटी आंखों से देख रही थी और वह डर भी रही थी। रणवीर आरुषि से आगे चल रहा था, आरुषि उसके पीछे थी, मगर वह रुक रुक कर चल रही थी। उसे डर बहुत लग रहा था। रणवीर उसे डरता हुआ देखकर कहने लगा, स्वीटी डरो नहीं, मैं हूँ ना। और वह आरुषि का हाथ थाम लिया और कहने लगा, चलो आओ। अब वह अंदर लेकर गया तो आरुषि देखती है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और वह सारे लोग कुछ न कुछ काम में लगे हुए हैं। और वह कोई काम ऐसे वैसे नहीं, बल्कि वहाँ पर कपड़ों की बुनाई का काम चल रहा था, जो कि सारे लोग लगे पड़े थे। आरुषि अपनी फटी हुई निगाहों से चारों तरफ देखे जा रही थी। रणवीर को देखकर सारे लोग अपना अपना सर झुकाने लगे और कहने लगे, क्या हाल है बॉस, आप सही तो हो ना? लोगों को रणवीर से इस तरह से बातें करते हुए देखकर आरुषि हैरान थी और पूरी तरह से चौंक सी गई थी कि लोग इस तरह से क्यों बातें कर रहे हैं, उन्हें तो डरना चाहिए ना। मगर उन्हें तो डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। रणवीर स्माइल करते हुए बस आरुषि को ही देखे जा रहा था, क्योंकि आरुषि इस वक्त हैरान नज़रों से सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, मगर वह चाहकर भी कुछ नहीं जान पा रही थी। तभी वह लड़की रास्ते में मिल गई और कहने लगी, क्या हाल है रणवीर, कैसी हो? रणवीर कहने लगा, ठीक हूँ सिस्टर, तुम बताओ कैसी हो? आरुषि उस लड़की को देख कर के हैरान थी और कहने लगी, तुम जिंदा हो? मगर तुम तो। रणवीर बस स्माइल किए जा रहा था, क्योंकि आरुषि इस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह समझने की कोशिश तो कर रही थी, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रणवीर सब समझ रहा था, अब आरुषि को परेशान करना नहीं चाहता था और वह आरुषि को अपने कैबिन में लेकर गया और जाते हुए सलोनी से बोला, सलोनी सिस्टर 2 कप कॉफ़ी भिजवा देना। सलोनी स्माइल करते हुए कहने लगी, ओके माय बिग ब्रो। रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े हुए उसे अपने चेयर पर बैठाया और कहने लगा, अब तुम्हें यह जानना है ना कि यह सब क्या है? तो सुनो, यह सब लोग वह है जो कि इनके घर वाले इन्हें धक्के मार करके अपने घर से, अपने जायदाद से, अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। वह सारे लोग यहाँ पर आकर के सुकून की ज़िंदगी गुजारते हैं और 2 पैसे की काम भी करते हैं। इन्हें रहने, खाने और
घूमने फिरने की यह बंगलो देख रही हो ना, सारे अरेंजमेंट इनके अंदर में ही हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है और हम सब लोग एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं। आरुषि उसे बहुत ही हैरान नज़रों से इस वक्त रणवीर को देख रही थी कि यह तो बाहर से शैतान था, फिर अंदर से इतना भगवान की तरह क्यों है। उसके आंखों में बहुत सारे सवाल थे पर वह रणवीर से कोई भी सवाल नहीं कर पा रही थी। रणवीर सब समझ रहा था। वह कहने लगा, उस रात जब सलोनी भाग रही थी तो उसके पीछे उसके घर वाले पड़े हुए थे और वह उसके सौतेले भाई थे। अगर मैं अपने लोगों को उसके पीछे नहीं भगाता तो वह लोग इसे मार देते और मैं जानबूझकर सलोनी को मारने को अपने आदमियों से बोला ताकि वो लोग दरवाजे पर खड़े थे, वह लोग यह बात सुनकर चले जाएं ताकि उनके दिल में सुकून हो जाए कि वह लोग नहीं मारे तो किसी और ने ही उसे मार दिया। रणवीर की बातें सुनकर आरुषि एकदम से चौंक सी गई थी। तभी फिर रणवीर कहने लगा, आरुषि तुम जो भी यहाँ देख रही हो, सारे लोग यहाँ तो उन्हें घर से निकाल चुके हैं या फिर उनकी ज़िंदगी नरक जैसी कर दिए थे। वही लोगों को मैं पकड़ के उन्हें लाता था और अपने यहाँ उन्हें नौकरी पर रख लिया करता था। मैं उनकी हेल्प करता था, बाहर से यह दिखाता था कि मैं जल्लाद हूँ, मैं उन्हें मार रहा हूँ क्योंकि उनके घर वाले यही चाहते थे। उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें घर वाले नहीं चाहते और उन्हें पसंद नहीं करते। मैं मारता नहीं था, उन्हें अपने पास रख लिया करता था। अब तुम सोच रही होगी कि मैं तुम्हारे डैड के साथ क्यों ऐसा कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे डैड के साथ ऐसा नहीं करता तो मैं अपने कंपनी में उन्हें जॉब पर नहीं रखता, तो लोग उन्हें पीछे पड़े हुए थे और उनको जान से मारते थे और मैं नहीं चाहता था कि इतने ईमानदार आदमी को कोई जान से मारे। इसी वजह से मैंने उन्हें अपनी कंपनी में जगह दिया। और तुम्हारे डैड जिस ऑफिस में काम करते थे वह पांडे एक नंबर का घटिया इंसान था। वह हाथ धो करके तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था और वह तुम्हारे डैड का ईमानदारी का फ़ायदा भी उठा रहा था। जब मुझे पता चला तो मैं उसके उसी भाषा में डील करना चाहता था, मगर बृजमोहन जी सारा सच पांडे को बता दिए। लेकिन मैं पांडे से अपना डील करके ही रहा क्योंकि वह बहुत बड़ा गैंगस्टर से मिला हुआ था और वह हमेशा से गलत काम ही करते आया था। वह लड़कियों का सप्लाई करता था और उन लड़कियों में तुम्हें भी। इतना कहते हुए रणवीर रुक गया। तभी सलोनी कॉफ़ी लेकर के आई और कहने लगी, हेलो भाई, और वैसे भी भाभी बहुत अच्छी है, आज बहुत दिनों के बाद आए हो। वैसे रूहान कैसा है? रणवीर कहने लगा, रूहान ठीक है। और बृजमोहन जी, उनका सर्जरी सही हो गया है ना? रणवीर हाँ में जवाब दिया। तभी सलोनी बोली, छोटा चैम्पियन कैसा है तुम्हारा? वह भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, दाई माँ की थोड़ी तबीयत ख़राब थी पर मैंने उन्हें अस्पताल चेकअप करवा दिया है और वह सही है। मैं तुम्हें कॉल की थी पर तुम कॉल नहीं उठा पाए थे, जिस वजह से मैं खुद ही यह सब कर ली। सलोनी की बात सुनकर रणवीर कहने लगा, बहुत अच्छा, तुमने बहुत जल्दी अपना काम बहुत अच्छे से संभाल लिया है। पर जय तो आता रहता है ना यहाँ? जय का नाम सुनकर के सलोनी के चेहरे पर पूरी तरह से लाल हो गए थे। यह देख कर के रणवीर सलोनी के चेहरे को बड़े ही गौर से देखने लगा और कहने लगा, वाह, प्यार का असर हो रहा है। सलोनी कहने लगी, ब्रो तुम भी ना जाओ, मैं जा रही हूँ। इतना कह कर के सलोनी वहाँ से चली जाती है। आरुषि को इस सारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी अंदर से एक बूढ़े बुजुर्ग आए और आरुषि को देखकर कहने लगे, कैसी हो बेटा? वैसे रणवीर बेटा, बहुत ही सोड़ी कुड़ी लाए हो तुमने, कहाँ से ढूंढी है? रणवीर कहने लगा, बाबा मैं ढूंढा नहीं, बस मेरी किस्मत में थी तो मिल गई। तभी वह बाबा कहने लगे, बेटा तुमने बहुत अच्छा हमसफ़र ढूंढा है। यह लड़का लाखों में एक है, बहुत ही अच्छा नेक दिल है। देखो हमारी कितनी मदद करता है, हमें काम तक नहीं करने देता, दिन रात बस मैं यहीं पर आराम करता रहता हूँ और हराम का खाता हूँ। तभी रणवीर कहने लगा, क्या बाबा आप भी? बस आप आराम करिए, आपकी उम्र है, बस यही करिए। बेटा तुम्हें नहीं पता है। वह आरुषि का हाथ पकड़े हुए अंदर लेकर जाने लगे और कहने लगे, देखो आओ, इतने सारे यहाँ पर बूढ़े बुढ़ी हैं और हम में से किसी को भी यह काम करने नहीं देता है। कहता है आप लोग बस खाइए और आराम करिए। काम करने वाले कर रहे हैं ना, और सबकी ज़रूरतें तो पूरी करता है। देखो क्या ठाठ है इसकी।
जब आरुषि अंदर गई तो देखती है कि एक बड़ा सा हॉल था, उसमें सारे बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। उस कमरे में दो दो बड़े बड़े बेड लगे हुए थे और दोनों तरफ से दो दो लोग सोए हुए थे और उसमें बहुत ही मोटे गद्दे थे जिस पर आराम से कोई भी नींद ले सकता था। उसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल था। यह देख कर के आरुषि की आंखें फटी की फटी रह गई। वह बिल्कुल भी सोच नहीं पा रही थी कि रणवीर इतना सब कुछ कर रहा है, मगर वह बाहर से तो डेविल लगता था और अंदर से इतना सॉफ्ट दिल। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह रणवीर को प्यार करे या फिर क्या। वह सब अपनी फटी आंखों से देख रही थी। तभी रणवीर पीछे से आया और कहने लगा, बाबा हमें जाना चाहिए, हमें लेट हो रहा है, हमें कहीं और जाना है। तो वह कहने लगे, ठीक है बेटा, मगर बहुत दिन बाद आए हो। वैसे रूहान जी कैसे हैं और बृजमोहन जी सही है ना? रणवीर बोला, सब लोग ठीक है, बस आप लोग अच्छे से रहिए, कोई भी बात हो मुझे कॉल करिए। जय तो आता ही रहता है ना सबकी खबर लेने? तो बाबा कहने लगे, हाँ बेटा, जय तो आता है, एक एक के पास बैठ के सबको अच्छे से देख कर जाता है, वह भी बहुत ही अच्छा बच्चा है। मैं कह रहा हूँ सलोनी तू शादी कर ले जय से, मगर वह मान ही नहीं रही है। रणवीर स्माइल करते हुए कहने लगा, बाबा मान जाएंगे, दोनों अभी समझने में एक दूसरे को वक्त दे रहे हैं, उन दोनों को भी समय चाहिए ना। बाबा भी हंस पड़े। रणवीर बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रणवीर आरुषि का हाथ पकड़े हुए चल पड़ा। आरुषि को सब लोग वहाँ जानते थे, यहाँ तक कि उसके डैड के बारे में भी जानते थे, शुभ के बारे में भी जानते थे। आरुषि यह सब देख करके पूरी तरह से चौंक गई थी, मगर वह धीरे धीरे सबको समझने की कोशिश कर रही थी और वह बहुत कुछ समझ चुकी थी। जब आरुषि कार में बैठी तो कहने लगी, इतना खतरनाक डेविल की तरह इतना बोलकर वह चुप हो गई। तो रणवीर कहने लगा, अगर मैं ऐसा नहीं बनूं तो दुनिया मुझे लात मार देगी, इसीलिए दुनिया मुझे ना दबाए, यह रौब रखना पड़ता है मुझे, तभी इतने लोगों का मैं सब कुछ अच्छे से कर पाता हूँ। वरना अभी वह बोल ही रहा था कि आरुषि उसके गले लग गई। अभी रणवीर कार स्टार्ट नहीं किया था, वह भी आरुषि को अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, क्या हुआ स्वीटी? उसे लगा आरुषि को कुछ हो गया, क्योंकि आरुषि को इस तरह से उसे गले कभी नहीं लगाती। आरुषि समझ रही थी कि रणवीर मुझे बचाने के लिए और मेरे डैड को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया है। वह मेरे सामने सच बताता तो शायद मैं कभी मानती ही नहीं, जिस वजह से वह मुझसे जोर ज़बरदस्ती किया, पर मेरे डैड और मेरी भलाई के लिए ही तो किया ना। वह इतना समझ चुकी थी और उसके गले लग गई थी। रणवीर डर गया था और कहने लगा, क्या हुआ स्वीटी, बताओ ना क्या हुआ? आरुषि के आंखों में आंसू थे। रणवीर आरुषि को खुद से दूर किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके कहने लगा, क्या हुआ जाना? तुम्हारी इन आंखों में आंसू मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है स्वीटी, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ, फिर इस तरह से रोना क्यों? आरुषि कहने लगी बड़े ही प्यार से। पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू अचानक से आने लगे और वह अपनी नज़रें नीचे किए हुए थी। रणवीर उसके चेहरे की तरफ झुक कर के कहने लगा, अच्छा जी, अचानक से आंसू आने लगे, घर चले। अभी वह इतना कह ही रहा था कि आरुषि उसके माथे को किस कर ली। रणवीर तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहा था, उसे तो लग रहा था कि दुनिया की हर खुशी उसे मिल रही है। इतना देख करके वह आरुषि को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, स्वीटी, मैं इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत करता हूँ आरुषि, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं, तुम मेरी धड़कन हो। आरुषि की रोने की आवाज़ तेज़ हो गई थी और कहने लगी, आई एम सॉरी रणवीर, मैं आपको समझ नहीं पाई, यह बात मुझे आप पहले क्यों नहीं बताएं? रणवीर, अगर मैं यह पहले बताता तो तुम कभी भी समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम किसी और से मोहब्बत करती थी, मतलब कि रूहान से। आरुषि कहने लगी, पर अब ऐसा नहीं है। अभी वह इतना बोली ही थी कि रणवीर का फ़ोन बज उठा। वह फ़ौरन से फ़ोन उठाया और कहने लगा, क्या बात है? वह जय था। कहने लगा, तुम कब आ रहे हो? कब से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, कहाँ हो, जल्दी आओ ना। रणवीर कहने लगा, बस तो रुक, मैं आ रहा हूँ।
इतना कह कर के वह फ़ोन कट कर दिया। रणवीर कहने लगा चले स्वीटी, और वह कार स्टार्ट कर दिया और अपने फार्म हाउस चल पड़ा। आज रणवीर बहुत ज़्यादा ही खुश था क्योंकि उसे जो चाहिए था वह खुशियाँ मिल गई थी। रणवीर कुछ ही देर में अपने फार्म हाउस पहुँच गया। जय ने रणवीर का सारा सामान वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। अब आरुषि का सामान रह गया था, वह भी आ चुका था। आरुषि अपना सामान खुद सेट करने लगी थी। उधर रणवीर ने जैसे कहा तुम बृजमोहन जी और शुभ को हमेशा के लिए रहने के लिए बोल दो, वह लोग ओबेरॉय पैलेस में ही रहेंगे। वैसे मैं बृजमोहन जी से बात कर चुका हूँ और वह मान भी चुके हैं। उनका सारा सामान घर से लेकर आ जाओ और यहीं पर शिफ्ट कर दो, और छोटे चैंपियन का स्कूल तुम ही रोज़ लेकर जाओगे। अब जाओ। जय बस रणवीर की बातें सुन रहा था और कहे जा रहा था और कुछ। तभी रणवीर एक गुस्सा लगाता है जय को और कहने लगा क्या कब से और कुछ कहे जा रहे हो। जय स्माइल करते हुए बस तुम्हारी बातें तो सुन रहा हूँ ना, अब मैं क्या करूँ बताओ। रणवीर जय को गले लगा लिया और कहने लगा सलोनी तेरा इंतज़ार कर रही है, जाकर मिल ले उससे, कुछ कहना है उसे तुझसे। इतना सुनते ही जय के चेहरे पर स्माइल आ गई, उसका फेस पूरी तरह से लाल हो गया था। रणवीर यह देख करके कहने लगा वाह क्या बोल रहा है भाई, देखो यह है प्यार की ताकत। तभी जय कहने लगा तेरी प्यार की ताकत क्या है बताओ। तभी रणवीर अरे भाई मुझे पता है तेरी प्यार की ताकत, देख भी लिया है तो कहाँ से कहाँ तक आ चुका हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे अपनी वाइफी के साथ टाइम स्पेंड करने दे, अभी इसमें टांग मत अड़ा। मुझे अभी 10 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि मैं अपनी वाइफी के साथ अकेले में कुछ दिन टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। यह सुनकर के जय रणवीर की तरफ नजरें करके कहने लगा वाह 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 क्या बात है, वाइफी मिली नहीं कि बस भाई को भूल जा। रणवीर स्माइल करते हुए ऐसी बात नहीं है जय, तुम लोग तो मेरी जान हो। और इतना कहकर रणवीर के गले जय लग गया और कहने लगा ठीक है ब्रो, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना और भाभी का भी, कोई भी बात हो मुझे कॉल करना, सब कुछ मैं देख लूँगा, तुम टेंशन मत ले, जितना दिन चाहे तू आराम कर। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स को वह हिदायत देकर गया था कि सही से देखभाल करना। इधर रणवीर कमरे में आया और देखा कि आरुषि अकेले सामान सेट कर रही है। वह आरुषि के पास गया और कहने लगा स्वीटी सारा कुछ खुद से ही करना है क्या, यहाँ पर सर्वेंट भी है, उनसे भी कुछ करवा लो ना। आरुषि कहने लगी जी नहीं, मैं अपना सारा काम खुद से करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा काम कोई और करे। रणवीर आरुषि को अपनी बाहों में ले लिया और कहने लगा अच्छा जी, तो फिर मेरा काम कौन करेगा। हाँ, आरुषि के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और आज रणवीर उसके चेहरे पर स्माइल पहली बार देखा था और उसके स्माइल में पूरी तरह से खो गया था। आरुषि आज हंसी थी और उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि रणवीर पूरी तरह से खुद को भूल गया था और कहने लगा स्वीटी आज तुमने पहली बार मेरी लाइफ में खुशियाँ भर दी है, और वह पता है तुम्हें क्यों। आरुषि हैरान नज़रों से रणवीर की तरफ देखते हुए कहने लगी क्यों, मैंने क्या किया है। रणवीर कहने लगा क्योंकि इतनी महंगी स्माइल है तुम्हारी स्वीटी, मैं बता नहीं सकता हूँ, लाइफ में आज पहली बार मैंने तुम्हें हंसते हुए देखा है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतना कहकर वह अपनी बाहें फैलाकर रूम में चारों तरफ घूमने लगा और कहने लगा मैं बहुत खुश हूँ स्वीटी, आज मैं बहुत खुश हूँ, दुनिया की मुझे हर चीज़ मिल गई है। अगर तुम मुझसे अभी गुस्सा भी हो जाओ ना तो मैं भी तुम्हें मनाने के लिए हर वो काम करूँगा जिससे कि मैं तुम्हें मना लूँ और स्माइल करते देख सकूँ। आज तुमने वह खुशी दी है मुझे कि मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर के आरुषि खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह देखकर के रणवीर और ज़्यादा ही खुश हो गया और कहने लगा आरुषि मैं हमेशा चाहूँगा कि तुम ऐसे ही मुस्कुराती रहो, कभी भी तुम्हारे होठों से मुस्कान गायब ना हो, तो मेरी जान हो स्वीटी। इतना कहकर उसके माथे को किस कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। आज आरुषि को भी रणवीर के करीब बहुत सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि आज रणवीर के सारी सच्चाई जान चुकी थी, क्योंकि रणवीर जालिम नहीं था, डेविल नहीं था, वह तो बहुत अच्छा इंसान था, लोगों की बहुत हेल्प करता था। यह जानकर कि आरुषि अब रणवीर को खोना नहीं चाहती थी, उसे रणवीर के करीब बहुत सुकून महसूस हो
होने लगा। रणवीर उसे गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया और उसे वहीं लेटा दिया और कहने लगा, स्वीटी क्या तुम्हें इतराज़ है? आरुषि शर्मा कर अपने चेहरे को घुमा लेती है। उसके चेहरे पर शर्माहट साफ दिखाई दे रहा था। यह देख कर के रणवीर कहने लगा, हाय मैं मर जावा, मेरी स्वीटी को शर्माने भी आता है क्या? इतना कह कर के वह उसके गाल पर किस कर दिया। आरुषि कहने लगी, नहीं ना। रणवीर उसके हाथों को थाम कर कहने लगा, ठीक है तो फिर चलो सामान सेट करते हैं। इतना कहते हुए वह उठने लगा। आरुषि उसे गहरी निगाहों से देखने लगी। यह इंसान इतना बदल जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह मेरे साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर रहा है, पहले तो वह ज़बरदस्ती करता था। अभी वह इसी सोच में थी कि रणवीर उसके पास आया और कहने लगा, अच्छा जी तुम्हें जोर ज़बरदस्ती करना है हाँ? आरुषि उसके तरफ हैरान नज़रों से देखते हुए कहने लगी, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? रणवीर स्माइल करते हुए कहने लगा, मुझे सब पता है स्वीटी कि तुम क्या सोच रही हो, तो क्या मैं जोर ज़बरदस्ती करूँ अपनी वाइफी के साथ? अच्छी बात नहीं है ना। इतना कहते हुए वह उसके ऊपर झुकने लगा और कहने लगा, अच्छा जी मैं जोर ज़बरदस्ती करूँगा। इतना कहकर के वह झुकते हुए आरुषि के लबों पर अपना लब रख दिया और उसे बड़े ही सॉफ्टली किस करने लगा। आरुषि की आंखें बंद हो चुकी थी मगर रणवीर उसे ही देख रहा था और वह बड़े ही प्यार से किस कर रहा था। आज आरुषि भी रणवीर के किस का रिस्पॉन्स दे रही थी, क्योंकि अब तो वह भी रणवीर से प्यार करने लगी थी ना। रणवीर आरुषि को किस करते हुए उसमें खो सा गया था और उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थी। आरुषि की धड़कते दिल यह कह रहे थे कि आज आरुषि सच में रणवीर की हो चुकी है। रणवीर आरुषि के होठों को छोड़कर उसके गले पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके हाथों को भी सहलाया जा रहा था। दोनों की धड़कनें काफ़ी तेज़ थी। आरुषि इस वक्त आंखें बंद किए हुए बस रणवीर को महसूस कर रही थी। रणवीर आरुषि को कोई भी तकलीफ़ ना हो यह सोचते हुए आरुषि को एक फूल की तरह छुए जा रहा था। धीरे धीरे वह आरुषि के सारे बॉडी को किस करने लगा। आरुषि इस वक्त साड़ी पहनी हुई थी। रणवीर उसके पेट पर एक प्यारा से किस किया तो आरुषि की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और ना ही रणवीर। रात भी गहरी होती जा रही थी और दोनों की सांसें भी गहरी। आज दोनों एक दूसरे का प्यार जो मिल रहा था। रणवीर पूरी रात आरुषि को वह प्यार दिया जिससे कि वह प्यार की हकदार थी। आरुषि भी रणवीर का वह प्यार पाकर बहुत ही खुश थी। वह रात बस दोनों के मिलन की रात थी। अगली सुबह रणवीर की आंखें खोली तो आरुषि उसकी बाहों में थी और उन दोनों की बॉडी पर एक कपड़े नहीं थे। आरुषि आज पूरी तरह से रणवीर की हो चुकी थी और रणवीर भी पूरी तरह से आरुषि का हो चुका था। यह देख कर के रणवीर ने आरुषि के माथे को किस कर लिया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग स्वीटी, सुबह हो गई है, उठो ना। आरुषि भी अपनी आंखें खोली तो वह शर्मा कर फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर स्माइल करने लगा और कहने लगा, मुझसे क्या शर्माना स्वीटी, अब उठ भी जाओ ना, या फिर अभी सोना है? आरुषि अपने आप को छुपाते हुए कहने लगी, आप जाओ मैं बाद में उठती हूँ। रणवीर स्माइल करते हुए कहने लगा, ओके स्वीटी, और वह बेड से उठ गया और वॉशरूम चला गया। कुछ देर में आरुषि भी उठी और वह रेडी होकर एक बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर की साड़ी पहनी। आज उसकी मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र कुछ अलग ही रंग कह रहे थे। वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। रणवीर उसे देख करके पूरी तरह से खो गया था। आरुषि अपने बाल को बना रही थी, तभी रणवीर उसके पीछे से आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, चले डैड से मिलने। आरुषि रणवीर के मुंह से डैड सुनकर हैरान थी और कहने लगी, क्या कहा आपने? डैड से मिलने? आपके डैड? रणवीर, नहीं बाबा, आपके डैड। आरुषि हैरान थी और वह तो हमेशा नाम लेकर ही बुलाता था, मगर आज रणवीर कहने लगा, अब तुम मेरी हो स्वीटी, पूरी तरह से मेरी हो गई हो, तो फिर मेरे डैड भी हो गए ना। और इतना कह कर के आरुषि के गाल पर किस कर दिया और कहने लगा, और भी चाहिए मुझे कुछ। आरुषि शर्मा कर अपना सिर नीचे कर ली और कहने लगी, चले जल्दी। इतना सुनकर रणवीर भी शांत हो गया और कहने लगा, ओके बाबा ठीक है, नहीं करता हूँ परेशान अपनी स्वीटी को। और आरुषि को अपनी बाहों में भर लिया और उसके माथे को किस कर दिया और कहने लगा, चलते हैं, मुझे छोटे चैंपियन से मिलना है। और वह जल्दी से ओबेरॉय पैलेस चले गए क्योंकि उन्हें वहीं पर ब्रेकफास्ट करना था।
जैसे ही आरुषि ओबेरॉय पैलेस में गई, अम्मा देखकर कहने लगी, आइए बेटा, आप कैसी हैं? आपका चेहरा देखकर तो लग रहा है कि आप बहुत ही अलग, आपके चेहरे पर क्या बात है? आरुषि स्माइल करते हुए कहने लगी, अम्मा कोई बात नहीं है, आप लोगों से मिलना मेरी खुशी का जरिया बन जाता है ना। और वह सुबह दौड़ करके आया और कहने लगा, दीदी आप कहाँ चली गई थी? आरुषि बोली, बस मुझे कुछ काम था इसीलिए गई थी। अब बताओ, अब स्कूल जाना है ना? तभी पीछे से रणवीर आया और कहने लगा, क्या हाल है छोटा चैंपियन? शुभ रणवीर को देख करके आरुषि को तो भूल ही जाता था। वह फ़ौरन से रणवीर के पास दौड़ कर गया और कहने लगा, कैसे हो जीजू आप? मैं तो बहुत ही मस्त हूँ। बृजमोहन जी सब समझ रहे थे क्योंकि आरुषि का चेहरा ही बता रहा था कि रणवीर आरुषि को अब खुश रखता है। बृजमोहन जी कहने लगे, आरुषि तुम रणवीर के साथ खुश तो हो ना? आपको कोई टेंशन तो नहीं है ना? आप रणवीर को बता सकते हो। इतना सुनते ही बृजमोहन जी को भी सब पता चल गया था रणवीर के बारे में और वह यकीन कर लिए थे कि अब आरुषि रणवीर के साथ पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी। रूहान भी ठीक हो गया था बट उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आया था और ना ही आए तो ही अच्छा है क्योंकि अब आरुषि तो रणवीर की हो गई। उधर सनाया से रूहान मोहब्बत करने लगा था। वह एक दूसरे के साथ दोनों बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करने लगे थे। तो इस कहानी की आज होती है हैप्पी एंडिंग। हमारे हीरो को तो उसकी हीरोइन मिल चुकी, उसका प्यार उसे मिल गया। कुछ ही दिनों में रूहान और सनाया की भी शादी हो गई। जय और सलोनी भी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, उनकी भी बहुत जल्द शादी हो जाएगी। तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही इमोशनल रोमांटिक स्टोरी इस चैनल पर आती रहेगी। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं एक नई और बेहतरीन स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना रखिए ख्याल। इस स्टोरी को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।